नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। आज शुरुआत मध्य प्रदेश और वहां की सियासत से करते हैं। कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस काफी सक्रिय यहां पर नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 15 दिनों में दूसरा भोपाल का दौरा किया। गृह मंत्री बुधवार रात एक बार फिर से भोपाल पहुंचे और बुधवार रात वो सत्ता संगठन के लोगों से मिले। 4 घंटे तक यहां पर मैराथन बैठक हुई और पिछले दौरे में जो काम दिए थे उसकी समीक्षा की गई और माना जा रहा है कि महीने के आखिर में वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश आ सकते हैं, लेकिन इस बार यात्रा मालवा की होगी। गृह मंत्री के इस दौरे के क्या मायने हैं ये समझेंगे, उससे पहले हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आप देखिए। बुधवार रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे। प्रदेश के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। रात लगभग 8:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू हुई, जो देर रात 12:10 पर खत्म हुई। इस बार अमित शाह ने कोर कमेटी के सदस्यों से अलग अलग बात भी की। मालवा निमाड़ की सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय, ग्वालियर चंबल की सीटों पर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहीं विंध्य बुंदेलखंड महाकौशल की सीटों पर प्रहलाद पटेल से भी बात हुई। चुनाव प्रबंधन के लिए बनने वाली 14 समितियों के नाम पर मुहर लग गई। भूपेंद्र यादव और नरेंद्र तोमर ने नाम रखे, जिन्हें थोड़े संशोधन के बाद हरी झंडी दिखा दी गई। विजय संकल्प यात्रा का रूट और तारीख भी तय हो गई। यात्रा संभवतः 15 अगस्त से शुरू हो सकती है। चुनाव में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया गया। कमजोर सीटों पर लगातार बड़े नेताओं के दौरे पर जोर देने को कहा गया। मैंने अपनी इजाजत ली गृह मंत्री से, मैंने कहा साहब मैं इंदौर निकल जाऊँ, आपको सुबह विदा नहीं करूंगा। क्यों? मैंने कहा हम सुबह जब तक थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। पिछली मुलाकात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा था कि कार्यकर्ता सत्ता और संगठन से इतना नाराज क्यों है और उन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी यहाँ के नेताओं को दी गई थी। 2 टूक कहा गया था कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाओ, उन तक पहुँचो, एकजुट लड़ने पर ही जीत मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक इन नाराज नेताओं को साधने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और उमा भारती जैसे नेताओं को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में नाराज वाला काम ही नहीं तो कांग्रेस का है। अब कांग्रेस के नेता तो पर्यटन पे आते हैं, पर्यटन के जैसे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आते हैं, सभा अटेंड करते हैं, आधे घंटे में वापस उड़ भी जाते हैं और ना वो संगठन के कामों में शामिल होते हैं और चुनाव के समय तो विदेश चले जाते हैं। तो हमारा नेतृत्व तो हर चीज़ को गंभीरता से लेता है, चाहे संगठन की बात हो, चाहे बूथ इकाइयों की बात हो, चाहे कार्य योजना की बात हो। तो ये उनकी गंभीरता का ही परिणाम है कि लगातार वे आ रहे हैं, सतत कई घंटों की बैठकों में शामिल हो रहे हैं और कार्य योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। टिकट बंटवारे में सिफारिश और परिवारवाद से दूर रहने की नसीहत दी गई। जिन विधायक मंत्रियों का रिपोर्ट खराब है उन पर भी चर्चा हुई। कुछ दिनों पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके पार्टी ने अपना चुनाव प्रबंधन कार्यालय शुरू किया था। नेताओं के दौरे बता रहे हैं कि उसी रफ्तार से मैनेजमेंट का काम भी शुरू हो गया है। बीजेपी अपना इलेक्शन वॉर रूम तैयार कर चुकी है। चुनाव प्रबंधन कार्यालय का भी विधिवत उद्घाटन हो चुका है। हर काम पर गृह मंत्री अमित शाह नजर रख रहे हैं। 30 जुलाई को एक बार फिर वो मध्य प्रदेश आ सकते हैं, लेकिन इस बार बाबा महाकाल के दर्शन ऑल मालवा के इलाके में। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अनुराग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, उनसे समझते हैं गृह मंत्री के इस दौरे के बारे में। अनुराग, आप बताइए उनके लगातार हो रहे इन दौरों के पीछे इसके मायने जो है वो कैसे समझे जाएं, और दूसरा जो नाराजगी की बात वहां पर कही जा रही है, ये कहाँ किस तरह की नाराजगी है? और क्योंकि आपके पीछे हम कटआउट्स भी देख रहे थे, वहां पर मुख्यमंत्री का कटआउट नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल ताबिश, और अगर तस्वीरें सियासत में कुछ कहती हैं तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि बीजेपी का जो दफ्तर है उसके बाहर 3 बड़े आदमकद से भी ज़्यादा बड़े कटआउट लगे हुए थे, जिसमें बीजेपी के मुखिया जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कुछ दिनों पहले मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, तो कमलापति स्टेशन के बाहर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कटआउट थे। बहरहाल वो एक सरकारी कार्यक्रम था, ये पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन मुख्यमंत्री भी पार्टी का ही होता है। ऐसे में पार्टी दफ्तर के बाहर अगर सिर्फ केंद्र के 3 बड़े नेताओं के कटआउट होंगे, जिसमें जाहिर तौर पर एक बीजेपी के मुखिया भी हैं, उनका कटआउट है, और बाकी 2 मंत्रियों के, जिसमें एक प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें समझा जा सकता है कि इस बार बीजेपी किस बिसात पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केंद्र से नेता आते हों, हर चुनाव में केंद्र से नेता आते हैं, लेकिन इस बार दारोमदार ऐसा लग रहा है कि केंद्र के नेताओं पर ही है। जो आप नाराजगी की बात पूछ रहे थे, तो कुछ दिनों पहले का एक वाकया है जब बुंदेलखंड इलाके से आने वाले एक मंत्री नाराज होकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे
और उनके साथ 2 और मंत्री थे जिन्होंने एक दूसरे मंत्री की शिकायत की और उनके साथ उस इलाके के 2 विधायक भी थे। यही हाल मालवा निमाड़ का भी है, जहां पर अब गृह मंत्री कुछ दिनों बाद जाने वाले हैं। वहां के एक बीजेपी के कद्दावर मंत्री से नाराज होकर वहां के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया था। आलम यह हुआ था कि मुख्यमंत्री को इस मामले में दखल देना पड़ा, क्योंकि कुछ ज़मीनें जो सिंहस्थ मेले के लिए आरक्षित थी उसमें मंत्री जी ने अपनी ज़मीनें मुक्त करा ली थी और उस पर बड़े बड़े प्लॉट काटे जा रहे थे और ऐसी भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मुख्यमंत्री को मिली थी, जिसके बाद पूरे मास्टर प्लान में फेरबदल करना पड़ा था। तो कई ऐसे इलाके हैं, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद और उनके नेताओं के आने के बाद, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता पहले से मौजूद थे, तो ऐसे में उनको डर है कि उनके टिकट न काट दिए जाएं। तो बहुत सारा वार प्रतिवार बीजेपी के भीतर भी हो रहा है और इन सब को साधने के लिए देखिए कांग्रेस ने भी अपनी एक रणनीति बना रखी है। उनका मिशन 66 है। मिशन 66 का मतलब वो 66 सीटें हैं जिसमें 5 बार से ज्यादा कांग्रेस जीत नहीं पाई है और खुद इसकी बागडोर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने संभाल रखी है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि इस बार उनका नारा 150 पार है। वैसे बीजेपी कह रही है 200 पार है और खास करके जिन सीटों पर वो कमजोर रही है, चाहती है कि कम से कम 51% वोट शेयर उसका वहां पर हो। पिछले चुनाव में 2018 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसको बहुमत नहीं मिला था 114, बीजेपी को 109, लेकिन बीजेपी के पास वोट प्रतिशत कांग्रेस से लगभग 1.25% ज्यादा था, 41% और कांग्रेस के पास 40%। बीजेपी कमजोर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब सरकार 1.5 साल बाद पलट गई और उसके बाद उपचुनाव हुए तो बीजेपी अब एक मजबूत स्थिति में 127 विधायकों के साथ है, कांग्रेस के पास 96 विधायक हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस 70 विधायकों की टिकट बरकरार रख सकती है, 20 से 25 टिकट काट सकती है, लेकिन बीजेपी वहीं इस मामले में उसको लगभग अपने आधे के करीब मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटने होंगे, तब जाकर जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है या नाराजगी है सरकार को लेकर, विधायकों को लेकर, उससे वो पार पाएगी। लेकिन इसमें जो नाराज लोग घर बैठ जाएंगे या जो एक तरह से वार करने की क्षमता रखेंगे, उनको साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी और इन बैठकों को इसी के मद्देनजर देखना चाहिए। ताबिश, बिल्कुल शुक्रिया अनुराग आपका इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर गृह मंत्री का 15 दिन में दूसरा दौरा वहां पर हुआ और काफी सारी चीजें हैं जिस पर बीजेपी का ध्यान है और उनको लेकर तैयारियों में वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी ने आज कांग्रेस और गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने लूट की दुकान चलाई और इस दुकान का नया प्रोडक्ट है लाल डायरी, जो चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। पीएम मोदी ने विपक्ष गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी जमात उन फ्रॉड कंपनियों की तर्ज पर काम कर रही है जो एक कांड करने के बाद नाम बदल लेती हैं ताकि दूसरे नाम से नया कांड कर सकें। इसका जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि लाल डायरी जैसी कोई चीज नहीं है। ये जो हालात जैसे बने इनको समझने की जरूरत हम लोगों को। और मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस ने ये जो पानी का भी नुकसान किया और पैसे का भी नुकसान किया। भाई और बहनों, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 11,500 रुपये का करके मचा रखी है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते भाई कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूँ, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है। सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है
और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को लेकर अब 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो है वो इस पर आएगा। तब तक सर्वे को लेकर यहां पर अदालत का अंतरिम आदेश जो है वो बना रहेगा। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है। कल भी इस पर सुनवाई हुई और आज भी इस पर जो है वो सुनवाई हुई और दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यहां पर 3 अगस्त को अब कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला जो है वो सुनाएगा। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहां पे कमीशन ना जारी किया जाए और वहां कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहां पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने यह भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बताइए क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? सुनवाई हुई आज ताबिश कोर्ट में। कोर्ट में जब कल सुनवाई खत्म हुई थी तब कोर्ट में एसआई ने बताया था, कोर्ट को आकर के डेमोन्स्ट्रेट किया था कि वो कैसे ये सर्वे करने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि कानपुर आईआईटी की टीम आई है जो जियो मैपिंग करेगी, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो सर्वे इस तरीके से करेंगे कि जो मस्जिद का ढांचा है उसको कोई भी हार्म यानी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कोर्ट का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो। लेकिन एएसआई ने यह भी बताया कि वो 10 मीटर तक ड्रिल करेंगे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन्हें कुछ टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होगी और कल वापस से हियरिंग शुरू रहेगी और 3:30 बजे यानी आज शाम 3:30 बजे तक एएसआई सर्वे नहीं कर सकता। 3:30 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तब कोर्ट में जो इंतजामिया के वकील हैं नकवी साहब, वो पहुंचे। उन्होंने कुछ तस्वीरें कोर्ट को दिखाई। उन तस्वीरों में एएसआई के अधिकारी खड़े हुए थे और उनके पास कुछ फावड़ा, फरुआ, इस तरीके के टूल्स थे। उन्होंने कहा कि जब एएसआई की मंशा खुदाई करने की या इमारत को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, लेकिन फिर वो ये टूल्स लेकर क्यों आए हैं, फावड़े की क्या जरूरत है, इसको लेकर के मस्जिद में आने की क्या मंशा रहती है। तो उस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं कि कोई अगर बंदूक लेकर के आए तो वो चला ही देगा। तो ये कोर्ट में बातें हुई। हिंदू पक्ष ने कहा कि वहां मस्जिद नहीं थी, वहां मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ा और फिर वहां पर नमाज पढ़नी शुरू हुई। कोर्ट में नकवी साहब ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1990 का, उसके अंतर्गत आता है। 1947 से पहले से यहाँ नमाज पढ़ी जाती रही है। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, इसका मेंटेनेंस 5 साल पहले हुआ था। उस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि देखिए यहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर भी है जो कि मस्जिद की आउटरी वॉल पर है, वो वहाँ पर पूजा करते हैं जाकर के, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आएगा। ये तमाम दलीलें दी गई। कोर्ट में ये भी कहा मुस्लिम पक्ष ने कि जो मेन मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, ऐसे में एएसआई का सर्वे की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उनका कंसर्न है कि अगर सर्वे हुआ तो जो मस्जिद का ढांचा है वो गिर सकता है। ये तमाम दलीलें दी गई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और सबके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ध्यान से और बहुत विस्तृत रूप में हुए और सबकी नोटिंग्स की चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के, और लगभग कल 4.5 घंटे उन्होंने सुनवाई करी और आज लगभग 1.5 घंटे, तो लगभग 7 घंटे ये सुनवाई चली है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और 3 अगस्त को कोर्ट ये तय करेगा कि वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट साथ में है वाराणसी में, वहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और सबकी नजरें अब 3 अगस्त को प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी रहेंगी। ताबिश, बिल्कुल शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। तो सर्वे वहां पर होगा या नहीं होगा, अब 3 अगस्त को जो है ये साफ होगा। कल और आज इस मामले में सुनवाई हुई ज्ञानवापी मामले में और इलाहाबाद हाई कोर्ट अब इस मामले पर 3 अगस्त को अपना फैसला जो है वो सुनाएगा। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप देखिए कि पायरेसी पर अब जो है वो रोक होगी। सिनेमेटोग्राफी बिल राज्यसभा से पास हुआ है और पायरेसी करने वाले अब बच नहीं सकेंगे आसानी से। सिनेमेटोग्राफी संशोधन बिल 2023 आज राज्यसभा से पास हो गया है और इस बिल में सर्टिफिकेशन के लिए कुछ नई श्रेणियां बनाई गई हैं और साथ ही पायरेसी पर रोक लगाने के लिए किए गए प्रावधान के मुताबिक अब पायरेसी पर 3 साल की सजा होगी और फिल्म की कीमत का 5% जुर्माना देना होगा।
हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताइए और क्या कहता है ये बिल? देखिए तबीश, इसमें कुल 4 अहम बदलाव किए गए हैं। जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट था 1952 का, उसकी जगह जो नया बिल जिसे राज्यसभा की मंजूरी मिली है, इसमें 4 अहम बदलाव हैं। सबसे अहम बदलाव मुझे लगता है जो फिल्म पायरेसी को लेकर, आपको याद होगा पिछले कई साल से बॉलीवुड में, दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में पायरेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता हुई थी। और जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का विस्तार हुआ है, नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, पायरेसी उतना ही आसान होता जा रहा था। और इसलिए इस पर नकेल कसने के लिए कानून में पहली बार बहुत सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर फिल्म पायरेसी का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 महीने से 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान इस कानून में किया गया, जिसे अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। साथ ही इसमें फाइन का भी एक प्रोविज़न है, जो 3 लाख से जो ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट है किसी भी फिल्म के निर्माण का, उतना फाइन जो है लगाने का प्रावधान रेगुलेटर के पास होगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर फाइन का भी बहुत सख्त प्रावधान होगा। दूसरा सवाल है फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेके, और इसके लिए भी बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए। पहला ये, अब तक जो रेगुलेटर थे फिल्म्स के, उनके पास ये अधिकार होता था कि वो UA या UA कैटेगरी जो है वो दे किसी भी एक फिल्म की समीक्षा करने के बाद। लेकिन अब जो पूरा फिल्म का सर्टिफिकेशन है वो अब ऑडियंस के एज ग्रुप के आधार पर होगा। उदाहरण के लिए अगर आप किसी भी को UA सर्टिफिकेट देती है फिल्म बोर्ड, तो अब जो नया सर्टिफिकेशन होगा वो UA 7+ होगा, UA 13+ या UA 16+, यानी जो व्यूअर हैं उनके एज ग्रुप के आधार पे फिल्मों का सर्टिफिकेशन होगा। अगर कोई फिल्म टीवी पर दिखाई जाती है तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और साथ ही जो फिल्म सर्टिफिकेशन अभी दिया जाता था वो 10 साल की अवधि के लिए दिया जाता था, लेकिन अब इस अवधि को नए कानून में हटा दिया गया, यानी एक परपेचुअल वैलिडिटी होगी, कोई तय समय सीमा किसी भी फिल्म के सर्टिफिकेशन की नहीं होगी। और ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री ने लगातार भारत सरकार के सामने रखा था। और आज चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की जो भी चिंताएं थीं देश के किसी भी हिस्से में, जो शिकायतें सरकार के सामने थीं, जो सुझाव आए थे, उनसे बहुत डिटेल में सलाह मशवरे के बाद ये सभी सख्त प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। और अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस कानून को राष्ट्रपति की जल्दी ही मंजूरी मिलेगी और उसके बाद देश में अगर कोई भी फिल्म की पायरेसी करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत सख्त सजा का प्रावधान इस कानून के तहत दिया जाएगा। तबीश, शुक्रिया हिमांशु आपका इस सब जानकारी के लिए। तो कानून को और कड़ा किया गया है पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए, पायरेसी पर रोक लगाने के लिए, और सर्टिफिकेशन को लेकर भी जो है कई चीजें यहाँ पर ऐड की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, सर्विस चार्ज के बारे में आदेश न मानने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट एंड होटल एसोसिएशन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। और इस बारे में गाइडलाइंस जारी होने के बाद एसोसिएशन के खिलाफ 4000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसको विस्तार से हमारे सहयोगी शरद समझा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट सर्विस चार्ज संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था, तो 12 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन से पूछा कि वो बताएं कि उनके तहत आने वाले कितने सदस्य, यानी कि होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को अनिवार्य शर्त यानी कि मैंडेटरी तौर पर बिल के अंदर वसूल करते हैं। होटल रेस्टोरेंट से पूछा जाए कि कितने होटल और रेस्टोरेंट, इन एसोसिएशन के तहत आने वाले कितने होटल और रेस्टोरेंट इस बात से सहमत हैं कि सर्विस चार्ज को किसी और टर्म से, किसी और शब्द से रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि ग्राहक को यह कंफ्यूजन ना हो कि ये जो सर्विस चार्ज है ये सरकार का, गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं है, बल्कि जो होटल और रेस्टोरेंट है उसकी जेब में जाने वाला एक चार्ज है। और तीसरा यह पूछा था कि होटल और रेस्टोरेंट बताएं कि वो सर्विस चार्ज को, कितने होटल और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो सर्विस चार्ज को वॉलेंट्री वसूल करना चाहते हैं, मैंडेटरी नहीं, यानी कि स्वैच्छिक तौर पर ग्राहक से वसूल करना चाहते हैं, ग्राहक की खुद इच्छा हो तो दे, मैंडेटरी इसको नहीं करना चाहते। तो जो होटल एसोसिएशन हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशन हैं, ये दोनों, इन्होंने ठीक से उत्तर नहीं दिया, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने इन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार के पास इनको जमा करना होगा। बीते साल, आपको बता दूं कि बीते साल जुलाई के महीने में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने
ग्राहकों के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जबरन सर्विस चार्ज वसूल करने की 4000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। जबरन का मतलब जो होटल या रेस्टोरेंट हैं वो ये बताते हैं कि ये मैंडेटरी है, ये तो आपको देना ही होगा। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि ये तो सरकार ने इसको अप्रूव किया हुआ है, आपको देना ही होगा। तो इस सब को लेकर बहुत शिकायतें चल रही हैं। उस सब के बीच में ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश सर्विस चार्ज को लेकर बहुत अहम है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज के वॉशरूम में कैमरा लगाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है और इस मामले में कॉलेज ने 3 लड़कियों को यहां पर सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठन कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार को घेरने में जुटे हैं और बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर उडुपी के कॉलेज पहुंची मामले की जानकारी लेने। और ठीक इसी वक्त बेंगलुरु और उडुपी में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। This case should be handed over to CBI. हम इस मामले की सीबीआई या एनआईए जांच चाहते हैं ताकि न्याय हो सके। They've been trying to be can't get any justice from these people. मामला उडुपी के एक पारा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। 3 छात्राओं ने कॉलेज के महिला शौचालय में मोबाइल फोन कैमरा फिक्स किया। एक दूसरी छात्रा ने देखा, कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। जानकारी के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने वीडियो डिलीट किया। तीनों छात्राओं को सस्पेंड किया। जिस छात्रा ने आपत्ति की थी उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाने से मना किया। एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता ने ट्वीट किया कि 3 मुस्लिम छात्राओं ने शौचालय में वीडियो कैमरा लगाया और वीडियो सर्कुलेट किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक वीडियो सर्कुलेट नहीं हुआ है। ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ से कई सारे वीडियो शूट किए गए और फिर उन वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया। हमारी अब तक जांच के मुताबिक इन दावों में सच्चाई नहीं है। हम भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ पुरानी घटनाओं के वीडियो को गलत तरीके से एडिट कर इस केस से जोड़कर सर्कुलेट किया जा रहा है। See, these are all, college issues with the principal is there. ये एक कॉलेज का मामला है। कॉलेज प्रशासन को हैंडल करने देना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए ही नियम बने हैं। पता नहीं क्यों बीजेपी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। Leave it to the principal, they will handle it. Why BJP wants to make it a political issue out of it? पुलिस ने हंगामा खड़ा होते देख अब सुओ मोटो 2 मामले दर्ज किए हैं। एक तीनों लड़कियों के खिलाफ और दूसरा कॉलेज के खिलाफ। मामला तूल पकड़ रहा है। मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, ये बात की बात है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शौचालय में मोबाइल कैमरा लगाया ही क्यों गया। तीनों ही लड़कियों ने बेहद शर्मनाक हरकत की है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मीत ब्रदर्स के मनमीत सिंह जो है वो जुड़ गए हैं। इस खबर पर उनकी राय भी जानते हैं। मनमीत जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। ये जो खबर यहाँ पर आई है कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर निर्देश दिया है कि जो शादियां हैं उसमें बॉलीवुड संगीत के लिए अब लाइसेंस फीस जो है वो नहीं देनी होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? अलग अलग तरह की राय है इस पर कि मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आपकी इस पर क्या राय है? सर, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है इस पे कि देखिए, ये जो हम म्यूजिक बनाते हैं ना, तो ये म्यूजिक जो होता है सर, ये क्योंकि शुरू से ऐसा रहा है कि म्यूजिक के ऊपर कोई ज्यादा, जब सुनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चना पड़ा है। पहले लोग कैसेट्स खरीदते थे तो एक टाइम पे पैसा देके आप म्यूजिक सुन सकते थे। अब क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का माध्यम म्यूजिक है। म्यूजिक से ऊपर एंटरटेनमेंट इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है कभी, क्योंकि वो आपकी हर इंसान की जिंदगी में सुबह से रात रहता है, उनके फोन में रहता है, उनकी जिंदगी में रहता है। पर जो चीज आपको सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रही है, तो जो लोग उसके पीछे हैं, जो लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं, वो भी, उनके भी घर हैं, उनका भी कोई पेंशन प्लान होना चाहिए जो आपको एंटरटेन कर रहा है।
तो ये जो रॉयल्टीज कलेक्ट होती हैं, जो चाहे शादियों से हो या किसी प्राइवेट फंक्शन से होती हैं, अब जैसे वो सारे जो पुराने म्यूजिशियंस हैं जिनकी अब एक समय के बाद म्यूजिक में आपका कोई बिजनेस बचता नहीं है, रोजी रोटी बचती नहीं है, तो ये उनका पेंशन प्लान बनता है। ये जो IPRS से जो रॉयल्टीज आती हैं, इससे हमारे पुराने म्यूजिशियंस और हम लोगों ने भी जो म्यूजिक बनाया है, तो उसका सही जो एक्चुअल हमको मिलना चाहिए, जो एक्चुअल हम डिजर्व करते हैं, वो इन तरीकों से आता है, क्योंकि हमारे गाने यूज किए जा रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो आपको लगता है इसका संगीतकारों पर, सिंगर्स पर असर पड़ेगा? ये उनके लिए होना चाहिए। सॉरी, तो आपका ये कहना है कि इसका संगीतकारों पर, जो सिंगर्स हैं उन पर इसका असर पड़ेगा, उनके लिए रॉयल्टी उनको मिलनी चाहिए थी? सर क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क जरूर पड़ेगा, और रॉयल्टी बिल्कुल मिलनी इसलिए चाहिए कि अब देखिए अब शादी कोई, अब हम बोले कि अगर हम कोई पूजा पाठ का काम है या कहीं मंदिर या गुरुद्वारे पूजा में कोई चीज यूज हो रही है, उस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी ईश्वर से जुड़ रहा है। लेकिन शादी तो एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट वाला, शादी में आजकल आप सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में लोग शादियों में एंटरटेनमेंट पे खर्चते हैं। सो जब हर चीज पे, जब एक स्टेज बनाने वाले को भी पैसा मिल रहा है, एक साउंड लगाने वाले को भी मिल रहा है, फूलों वाले को मिल रहा है, खाने पीने वाले को मिल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर म्यूजिक आप हटा दीजिए शादियों से, तो शादियों का रस तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने म्यूजिक के लिए भी तो, आप लोगों के लिए भी तो ऐसा है ना कि अगर शादियों में कोई गाने इस्तेमाल होते हैं तो वो यादगार बन जाते हैं हमेशा के लिए। हम कम 80s 90s के गाने देखते हैं जो आज तक चलते हैं। सर यादगार तो एक बात होती है। अब अगर आप एक सड़क पे 10 लोग को रोक के पूछिए कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जो 1 अरब शादियों में बजता है, या मेरे यार की शादी है, ये किसने बनाया? इसका म्यूजिक और इसका संगीतकार बताइए कौन है, और इसका लेखक बताइए कौन है। और अगर 10% ने भी बता दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सर फेम एक अलग चीज होती है, नाम एक अलग चीज होती है, लेकिन आज रवि जी ने जिन्होंने गाने बनाए थे, जो हर शादी जिसके बिना अधूरी है, अब हम उनकी बनाई हुई चीज, क्योंकि वो दिखती नहीं है तो उसको हम प्रोडक्ट नहीं मानते, लेकिन आप एंटरटेनमेंट तो कर यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने बनाया है जिस चीज को। अब हम अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल सर सिंपल भाषा में बताता हूँ कि कोई इमारत बनाती है, जैसे कोई कंट्री, और उसको देखने लोग जाते हैं, तो इमारत तो बन गई एक बार, तो बार बार आज भी पैसे तो आपका जी, तो आपकी राय यहाँ पर एक तरह से ये भी है कि अब मेहनत कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसकी रॉयल्टी जो है वो मिलनी चाहिए। जो कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको अगर उनका इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनमीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय इस पर रखने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात मौसम की करते हैं, मुंबई के मौसम के मिजाज की करते हैं। मुंबई में सुबह से लगातार बारिश जो है वो जारी है, लेकिन कभी तेज और कभी धीमी बारिश यहां पर हो रही है। इसलिए शहर के जो लो लाइन इलाके हैं वहां पर अभी तक बहुत ज्यादा पानी जो है वो जमा नहीं हुआ है। चर्च गेट में पटरी के पास जरूर थोड़ा सा पानी यहां पर जमा हो गया है। तो देश की बात में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही।